नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने काल विभाजन की पृष्ठभूमि में जो विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, उनमें जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है, उस पर हमने चर्चा की थी। और अब हम जो आगे के जो विद्वान हैं, जिन्होंने जो काल विभाजन में अपना अपना योगदान दिया है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। प्रारंभ की पुस्तकों में काल विभाजन संबंधी तथ्यों का अभाव रहा है। इनमें उपलब्ध कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण ही मिलता है। ऐसे ग्रंथों में काल विभाजन का जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने प्रयास तो किया है, परंतु किसी किसी विद्वान ने जो काल विभाजन का प्रयास किया है, वो कहीं से तर्क संगत नहीं है। जॉर्ज ग्रेसन के विभाजन को हमने जो पिछले व्याख्यान में पढ़ा था, तो उसमें अनेक असंगतियां, त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका एक अपना अलग महत्व है। इसके बाद में मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में 1913 में काल विभाजन का एक नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से जॉर्ज गिरियन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ और परिपक्व कहा जा सकता है, विकसित कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन में जो नई दृष्टि और नए विवेक का परिचय दिया है, वो निसंदेह सराहनीय है। मिश्र बंधुओं का प्रयास निश्चित ही सभी दृष्टियों से ग्रियर्सन के काल विभाजन से बहुत अधिक वैज्ञानिक और विकसित रहा है। उनका विभाजन जो रहा है, वो आरंभिक काल, पूर्व उन्होंने जो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, उसको आरंभिक काल कहा, और आरंभिक काल को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से लेकर 1343 तक कहा, और उत्तर उत्तर आरंभिक काल, जिसको संवत 1343 से 1444 तक का बताया। इसके बाद इन्होंने जो हम भक्ति काल और रीति काल है, उसको माध्यमिक काल कहा है इन्होंने। और उन्होंने माध्यमिक काल को दो भागों में विभाजित किया। माध्यमिक काल का उनका जो भक्ति काल है, उसको बोला है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तक, प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1580 तक। इन्होंने जो 1445 से 1560 के बीच का समय पूर्व माध्यमिक काल कहा है, तो इनका उद्देश्य रहा होगा मिश्र बंधुओं का। इन्होंने जब पूरा जो अपना काल विभाजन किया है कि प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, तो इन्होंने इस हिसाब से ये एक तरह से विचार किया होगा कि जो बीच में जो काल आया है, उसका काल हम माध्यमिक काल रखें, और उसको भी हम, और अब उन्होंने देखा कि उसमें भक्ति काल जो आया है, भक्ति से संबंधित जो रचनाएं आई हैं, उसमें भी उन्होंने उसको विभाजित कर दिया कि पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो यदि देखा जाए तो प्रयास तो अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन क्योंकि बाद में जब और अच्छा प्रयास विद्वानों के द्वारा हुआ, तो अ, इनके काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया। जो इसके बाद माध्यमिक काल के बाद इन्होंने अलंकृत काल कहा। जो रीति काल के समय जो रहा है, वो उन्होंने अलंकृत काल के नाम से कहा। इन्होंने उसको भी दो भागों में विभाजित किया। पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 तक, फिर उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 तक। इसके बाद
जब देश में कह सकते हैं कि बहुत परिवर्तन की स्थिति आ गई थी साहित्य में। जब देश में परिवर्तन तो साहित्य में भी परिवर्तन आया। तो इन्होंने उस काल को परिवर्तन काल कहा, संवत 1890 से 1925 तक। फिर उसके बाद वर्तमान काल, संवत 1926 से जितना भी आगे है तब तक का। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक तो है, परंतु इस वर्गीकरण में अनेक विसंगतियां देखी जाती हैं। पूरे वर्गीकरण में एक निश्चित आधार को नहीं अपनाया गया है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, वर्तमान काल आदि विभाजन के साथ अलंकृत काल नाम युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये काल क्रम के आधार से अलग प्रकृतिगत आधार को प्रकट करता है। इसमें पद्धति की दृष्टि से भी एक रूपता का निर्वाह नहीं किया गया है। प्रथम तीन कालों को तो दो दो खंडों में वर्गीकृत किया गया, किंतु बाद के दो कालों में ये पद्धति नहीं अपनाई गई। इसके बाद यदि हम देखें राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, तो राम कुमार वर्मा का काल विभाजन इन्होंने क्या किया है। देखिए, राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है, उसके पश्चात यदि किसी और का काल विभाजन इस प्रसंग में उल्लेखनीय है तो वो राम कुमार वर्मा जी का, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया। Then, पहला उन्होंने कहा संधि काल 750 से 1000। स्क्रीन पे आपके जो लिखा है 100 वो गलत है, गलत प्रिंट है। 1000 पढ़िएगा, 750 से 1000 संवत। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा काल कहा है चारण काल, 1000 संवत से 1375। फिर भक्ति काल 1375 से 1700 संवत। रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम तीन काल विभाजन बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विभाजन का ही रूप लगते हैं। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नाम देकर अपना इन्होंने एक नयापन स्थापित किया है। इस परंपरा में अगर आगे और कोई विद्वान आया तो श्याम सुंदर दास का दिया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने जो प्रथम काल है उसको आदिकाल, वीरगाथा का युग, संवत 1000 संवत से 1400 तक। जो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 कहा था, इन्होंने 1000 संवत से संवत 1400 तक। पूर्व मध्य युग, भक्ति का युग, संवत 1400 से संवत 1700 तक। फिर उत्तर मध्य युग, रीति ग्रंथों का युग, संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक युग, नवीन विकास का युग, संवत 1900 से अब तक। श्याम सुंदर दास का जो काल विभाजन है वो अगर देखा जाए तो बहुत कुछ रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन से मिलता जुलता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन भी अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में एक अपना अलग ही महत्व रखता है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसमें उसका अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350। पूर्व मध्य काल, प्रारंभिक काल जो उन्होंने नाम दिया है उसमें उन्होंने आदि काल को प्रारंभ जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभ हुआ था उसको उन्होंने प्रारंभिक काल नाम इसलिए दिया क्योंकि वो ये कहना चाह रहे होंगे कि साहित्य का तभी आविर्भाव हुआ है, इसीलिए उन्होंने
प्रारंभिक काल नाम दिया जिसको उन्होंने 1184 से 1350 तक विभाजित किया है काल के अनुसार। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। ये उन्होंने कहा कि 1350 से 1600 तक अ, जो ईस्वी है वो पूर्व मध्यकाल कहलाएगी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से अब तक। ये था गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा किया हुआ काल विभाजन। नगेंद्र के काल विभाजन का जो समय है, समय सीमा है और जो नामकरण है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इन्होंने आदिकाल 7 शती के मध्य से 24वीं शती के मध्य तक के लिए कहा है। भक्ति काल 14वीं से 17वीं शती के मध्य तक के लिए कहा है। रीति काल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक के लिए। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। और जो उन्होंने आधुनिक काल कहा है उसमें उन्होंने उसको और अलग भागों में विभाजित कर दिया है। आधुनिक काल क्षमा कीजिएगा, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, संवत 1877 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल यानी कि 1900 से 1918, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, छायावादोत्तर के जो उन्होंने 2 पार्ट करे हैं, और नवलेखन काल संवत 1953 से अब तक। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल कहा है डॉक्टर गिरियसन और रामकुमार वर्मा ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। और आदि काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो हम काल विभाजन की अभी बात कर रहे थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो उन्होंने अपने जो उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है उसको ही सभी विद्वानों के द्वारा मान लिया गया, क्योंकि उनका काल विभाजन जो था, जो जो समय उन्होंने लिखा था वो सभी विद्वानों को तर्क संगत लगा और उसको उन्होंने स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदि काल में वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखा है, वो वीर गाथा काल के नाम से ही उन्होंने उसको अभिहित भी कर दिया। शुक्ल जी ने इसमें 3 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया। वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता, जैनों द्वारा प्राचीन ग्रंथों की धार्मिक साहित्य घोषित करके उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना, और इस नाथों और सिद्धों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना। मुख्य बात उन रचनाओं की है जिनमें भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण करते समय जो रचनाओं को अपने मस्तिष्क में रखा है वो थी, अगर देखा जाए तो विजयपाल रासो जो नल सिंह ने लिखी है संवत 1300, रासो जो श्यामदत्त ने लिखी थी इसका समय है 1357। कीर्ति रथा जो विद्यापति ने लिखी है 1460 संवत। कीर्ति पताका विद्यापति ने लिखी है 1460 संवत। ये जो रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं और जो देशी भाषा में रचित जो थी, इनको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। उसके आधार जो 12 ग्रंथों के आधार पर जो इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, उसमें और जो पुस्तकें हैं वो है खुमार रासु जो कि दलपति विजय ने लिखी है संवत 1180। इनका समय रहा है दलपति विजय का 1180 से 5 तक का। विसल देव रासो जिनका समय रहा है वो विसल देव रासो जो नरपति नाहल ने लिखी थी और जिनका समय रहा है 1292। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई ने लिखा था संवत 1225 से 1249।
जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार ने लिखा है। संवत 1225। जय बैंक जयचंद्र का, मधुकर ने लिखी है। संवत 1240। परमाल रासु, जो आल्हा जो आल्हा का मूल जो जागनिक है उनका है, आलखंड भी कहा जाता है परमाल रासो को, उसके दो नाम है। ये सब 1230 से 1230 में। खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो ने लिखी है। और संवत 1230। विद्यापति पदावली, विद्यापति ने लिखी है। संवत 1460। एक बात ये है कि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को धार्मिक कहकर छोड़ दिया, उन्हें तथा कुछ और नवीन जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, वो साहित्य परिधि में समाविष्ट उन्होंने उसको क्यों नहीं किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य के साहित्य विभाग में काल विभाजन का अद्भुत मार्ग अपनाया। इन्होंने काल विभाजन तो शुक्ल के अनुसार ही किया है, परंतु विवेचन करते समय वह मौलिकता दिखाई है कि हिंदी साहित्य की प्रत्येक प्रधान प्रवृत्ति का विकास एवं इतिहास आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक था, एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को बीज वपन, हिंदी साहित्य के जो इतिहास का जो प्रारंभिक काल था, उसको बीज वपन, अंकुरोद्गम, पुत्रोद्गम काल के नाम से 3 भागों में विभक्त किया, परंतु ये नाम समीचीन मालूम नहीं पड़ता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से उसे उक्त नाम से पुकारना संगत है, क्योंकि इस काल में अपनी पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्यों और परंपरा का उद्भव हुआ है, इस समुचित विकास में है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें किसी और ने काल विभाजन किया है तो वो रहा, जिसमें बच्चन सिंह और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि जो विद्वान रहे हैं, उनका नाम भी आता है। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्यिक धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियां और विचारधाराएं एक जैसी रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गौड़ प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी ने विभाजन के आधार पर अपने तमाम मत दिए हैं। तो यदि फिर भी हम अगर इसको देखें कि जो जितने विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने जो तर्क दिए हैं, तो सबसे जो कह सकते हैं कि तो दूसरों पर प्रभाव डालने वाला ये जो प्रमाणिक और युक्ति संगत रहा, वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही रहा। अगर हम नाम की बात देखें कि जो नामकरण इन्होंने दिया है सभी साहित्यकारों ने, तो हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल अथवा आदिकाल के नामकरण तथा काल विभाजन को लेकर जो मतभेद रहा है, वो इतना बढ़ गया था कि कोई भी किसी और के द्वारा दिया हुआ काल विभाजन को स्वीकार करने की का मन ही नहीं बन रहा था। शुक्ल जी ने पहले जो मिश्र बंधुओं ने के आदि काल को आरंभिक काल के 2 खंडों में जो उन्होंने पूर्व तथा उत्तर में विभाजित किया है, उसकी समय सीमा लगभग 700 से 1343 और 1344 से 1444 निर्धारित की थी। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संशोधन किया। उन्होंने इस काल को समय अवधि के आधार पर आदिकाल तथा प्रवृत्तियों की अधिकता के आधार पर वीरगाथा काल कहा, तथा इस काल की सीमा रेखा संवत
1000 संवत से 1375 संवत मानी। हिंदी साहित्य काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण को लेकर विद्वानों में अच्छा खास आ, आक्रोश था। कोई भी विद्वान किसी दूसरे विद्वान के द्वारा दिया हुआ काल विभाजन को स्वीकार करने का बिल्कुल मन ही नहीं बना रहा था। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को दो न्यू अपभ्रंश और देश भाषा में बांटा, उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन भी स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में वे नहीं आती। और जो साहित्य की कोटि में गिनी जा सकती है वे कुछ फुटकल रचनाएं हैं जिनसे कोई विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। के मत में तत्कालीन साहित्य रचनाओं में से केवल दूसरों की बहनियां, विद्यापति पदावली तथा बीसल देव रासो को छोड़कर सभी रचनाएं गाथात्मक हैं। इसमें राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्ध के लिए उकसाने का काम करते थे। इसीलिए उन रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई, उनके अनुसार शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा, उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएं हैं और कुछ सूचना मात्र हैं। शुक्ल ने शुक्ल जी ने अभी मैंने आपको बताया कि किन किन रचनाओं के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल कहा है। उन रचनाओं में अधिकतर रचनाएं अप्रामाणिक और सूचना मात्र हैं। खुमार रासे को शुक्ल ने पुराना माना था, जबकि मोतीलाल ने इसका रचना काल 1730 और 1760 के बीच का माना है। पृथ्वीराज रासो भी अप्रामाणिक रचना है। अगर तुम देखें जो उन्होंने वीर गाथा का नाम दिया है आदिकाल को, तो वो आगे चल के जो है विद्वानों के द्वारा नकार दिया गया। हाँ, लेकिन इनका जो काल विभाजन था रामचंद्र शुक्ल जी का, विद्वानों ने स्वीकार किया। जो विद्वानों के द्वारा जो काल विभाजन हुआ है उस पर हमने अभी चर्चा की। हम अपना जो अगला व्याख्यान है इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।